तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट 2 सेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। पार्ट 1 हमने बना के रखा था, उसके इंट्रोडक्शन था, एनाटॉमिकल टर्म्स वगैरह पढ़ते, पोजीशंस वगैरह पढ़ते। उसी का आज जो है पार्ट 2 ये है, ठीक है। पार्ट 2 ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? सेल। किसका सेल पढ़ेंगे? ह्यूमन का सेल पढ़ेंगे। बैक्टीरिया वगैरह का तो आगे देखना है, अभी थर्ड सेमेस्टर में आप देखोगे माइक्रोबायोलॉजी में। अभी तो भैया हमको क्या पढ़ना है? ह्यूमन का। क्या है सेल? सेल है हमारा, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life, ठीक है। सेल क्या हमारा? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा हमारे शरीर में क्या होता है? सेल होता है। सेल इतना छोटा होता है कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे हम क्या देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। हमारा बॉडी क्या चीज से बना है? ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। सेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिकाएं, है कि नहीं? सेल्स का हिंदी क्या हो गया भैया? कोशिकाएं। शरीर किससे बना है? सेल से। अब दो सेल भाई भाई थे, दोनों मिल गए, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? भाई भाई मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? तबाही, टिश्यू। अब टिश्यू क्या मिल गए तो क्या बन जाते हैं? टिश्यू मिल गए तो क्या बन जाते हैं? हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेल का, जो आपने पहले क्लास 7, 8 ये सब में पढ़ रखा होगा। टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? ऑर्गेन, ठीक है। ऑर्गेन प्लस ऑर्गेन मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो होते हैं क्या होते हैं? ऑर्गन से मिले हुए रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिल जाए, ठीक है। अलग अलग जितने टाइप के सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स का रोल होता है। ये कुछ था। एक बहुत सोचिए, कभी कभी सोचे हैं कि जो बेबी, जो न्यू बॉर्न होते हैं, ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, न्यू बेबी, इतना 2.5 किलो का, 3 किलो का, कैसे उनका होता है प्रोडक्शन हमारे शरीर में? कैसे एक हमारे मेल से स्पर्म जो है, जो कि इतना छोटा होता है स्पर्म, हाँ, मतलब इसका स्पर्म का अगर सेल देखे तो स्पर्म तो आप देख ही सकते हैं अपने आँख से। स्पर्म का जो सेल होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोन। स्पर्म का जो सेल होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन इतना आप जब भी इजैकुलेशन होता है, मास्टरबेशन होता है, तो स्पर्म जो हमारे शरीर से निकलता है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे रहते हैं, लाखों की संख्या में स्पर्म्स रहते हैं। अगर उससे एक स्पर्म सेल सोचे कितना छोटा होगा, इतना छोटा कि आप नेकेड आई से उसे देख भी नहीं सके, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़े। वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोन। ये क्या करता है? हमारे फीमेल में ओवम जो होता है, ठीक है, ये फीमेल का सेक्स सेल है, ये मेल का सेक्स सेल हो गया, ठीक है। स्पर्मेटोजोन जो है वो क्या है? मेल का सेक्स सेल है। ओवम जो है वो फीमेल का सेक्स सेल है। ये दोनों मिल जाते हैं और दोनों क्या चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का। यही जाइगोट है, इतना छोटा सा रहता है, छोटा सा एकदम रहता है जाइगोट, आप देख भी नहीं पाओगे माइक्रोस्कोप की। मात्र एक स्पर्म रहते हैं, इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के लिए, पर उससे एक ही रेस जीत पाता है। गोल्ड तो एक ही को मिलता है ना। अब एक ही रेस जीत पाता है। ओवम जो है, ओवम से जाके क्या करते हैं? दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद
जाइगोट का फॉर्मेशन कराते हैं। और ये जाइगोट भी बहुत छोटा होता है। सोचिए कितना सा इतना छोटा चीज़ हो कि आप माइक्रोस्कोप से नहीं, माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीज़ जो है फर्दर जो है 9 महीना के बाद 2.5 किलो में 3 किलो में कन्वर्ट हो जाती है बेबी का वेट। कैसे होता है ये इतना छोटा सा चीज़? ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है? सेल डिवीजन के थ्रू, जो कि हम आगे हमें पढ़ना है सेल में कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे इतना छोटा सा जिसे हम आँख से देख नहीं पा रहे हैं माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, वो हम एक बेबी का फॉर्मेशन कराता है सेल डिवीजन की मदद से। इस टॉपिक को आगे पढ़ना है। ये कुछ था स्पर्म जो सेल्स होता है, स्पर्मेटोजोन फीमेल जो होता है, ओवम होता है, दोनों मिलकर क्या करता है? जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। हाँ, कैसे होता है? सेल डिवीजन की मदद से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा एक छोटा सा चीज कैसे इतना बड़ा बन जा रहा है सेल डिवीजन की मदद से। मजेदार टॉपिक है, आगे देखेंगे सेल डिवीजन को भी। पहले इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन में आगे दिक्कत नहीं आए, इसका इंट्रोडक्शन हल्का जरूरी है समझना। तो अभी सेल का हमने देखा, ठीक है, अब सेल का स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं। कहीं आ गया सेल का क्वेश्चन तो उसमें आप बना सकते हैं, इधर ही बना लेते हैं। इनका गिजमी जी रहता है सेल का स्ट्रक्चर। क्या क्या मौजूद होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस, यहाँ पर भैया न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी बना ही लेते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन से एक ही चीज पढ़ते आए हो, ठीक है। ईआर भी बना ही लेते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टिपिकल है, मतलब हल्का फुल्का बस समझ लेना ओवरव्यू के लिए, उतना मुझे डायग्राम आता नहीं है बनाने के लिए। और क्या हो सकता है? आपका लाइसोसोम्स हो सकता है सेल में, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो हर जगह होगा ही। गोल्गी अपरेटस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सबका नाम लिख लेते हैं पहले। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है आपका? गोल्गी अपरेटस। ये क्या है? लाइसोसोम्स, ठीक है। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये आपका क्या है? वही सेम है आपका, माइटो ही है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। यहाँ बना देते हैं आपका राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। ये आपका पीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ, दो तरह का होता है। यही टिपिकल है सेल, ज़्यादा कुछ देखना है नहीं, ऐसा बहुत देखने का बड़ा चीज़ है। उसमें क्रोमेटिड वगैरह रहेंगे, सब कौन देखा है? ये सब क्या होगा? ये होगा आपके साइटोप्लाज्म।
हर जगह मौजूद है सारे। साइटोप्लाज्म में ही हर चीज मौजूद है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको तो बोल ही गए थे यार, बाहर की लेयर को। बाहर की लेयर को क्यों बोलना चाहिए, कभी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टिपिकल सेल है यार, ज़्यादा अच्छा से बना नहीं पाए जितना हम पाया किए। अब एक एक करके एक एक हल्का हल्का ओवरव्यू सबका ले ही लेते हैं, हल्का हल्का सा ही है, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं इस पर, पुरानी चीज़ें हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं, किसको देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होता है, और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या करता है, कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ को ही क्या करता है, सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर करने में मदद करता है। जो सेल्स के लिए फायदेमंद है उसी को ये अंदर करता है, और सेल्स के जो नुकसान है उसको, मतलब नुकसान क्या, जो सेल्स से जो कचरा बचता है उसको क्या होता है, सेल्स कैसे बाहर निकालती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही दोनों, इसी का काम होता है कि अब जो मनसो हो गया बैक्टीरिया वगैरह सेल्स के अंदर नहीं घुसे, ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि कोई भी चोर वगैरह आपके घर या सोसाइटी में नहीं घुसे, ठीक है, तो भी घुस जाते हैं, तो उसके लिए हमारा लाइसोसोम्स मौजूद है, अंदर राइफल लेके खड़ा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका काम यही है कि गार्ड का काम करता है, कि जो सोसाइटी का है उसी को अंदर घुसने देंगे, बाकी को नहीं घुसने देंगे। इसलिए इसको सेमी परमेबल, जो काम की चीज़ें रहती है उसी को सेल के अंदर ये जाने देता है, बाकी चीज़ को ये बड़ा बहुत चीज़ होता है, जैसे कि आपका ये डिफ्यूज़न है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया, ये सारे चीज़ों के थ्रू ये मतलब सेल्स के अंदर जाते हैं। सेल्स के अंदर जाते क्या है, कभी सोचे हैं क्या जाता होगा सेल्स के अंदर? सेल्स के अंदर बहुत चीज़ जा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जा सकते हैं, लिपिड्स वगैरह जा सकते हैं, आपका ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है खाना बनाने के लिए, बहुत चीज़ है सेल्स के अंदर जाने के लिए। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो गया बातें। दूसरा किस पर बनाना, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना एक होता है, एक जैसे मैकेनिज्म, जैसे डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है चीज़ है, ऑस्मोसिस एक मैकेनिज्म है उसके थ्रू जाता है, एक बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। बल्क का मतलब होता है भारी, ज़्यादा, भारी या ज़्यादा। तो जब भी कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ जब इसके अंदर जाना हो, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ हो गया या फिर एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसको जब जाना होता है तो जो जो नॉर्मल पाथवे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जिसके अंदर ये लोग जाते हैं, उससे वो चीज़ नहीं जा पाती, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है इसको, बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे अब कोई घर को पूरा शिफ्ट करना है, घर के पूरा सामान को, तो नॉर्मल 2 पहिया 3 पहिया से नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या मंगाना पड़ेगा, 10 पहिया मंगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक प्रोसेस करता है, जिसके कारण जो भी बल्क जो है, जो भी भारी चीज़ है वो सबको अंदर ले सके, उस प्रोसेस का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। क्या करता है ये, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करता है, या फिर इसको पिंकोसाइटोसिस भी कहते हैं। पिंकोसाइटोसिस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पिंकोसाइटोसिस बोलो या फैगोसाइटोसिस बोलो, ऑलरेडी आपने फैगोसाइटोसिस सुन ही रखा होगा, अमीबा जैसे करते हैं, खाना करते हैं, तो क्या करता है, जैसे कोई काम की चीज़ है, ठीक है, हमको अंदर लेना है, तो क्या करता है, नॉर्मल जो पाथवे है उसके थ्रू नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या करता है ये सेल, देखो क्या करता है एक्चुअल में। ऐसे नॉर्मल सेल है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मान लो
इसके अंदर यहाँ न्यूक्लियस मौजूद है, ये लाइसोसोम्स मौजूद है, ठीक है। बाहर इसको दिख गया इतना बड़ा सब्सटेंस है, इतना बड़ा। अगर यही चीज़ अगर छोटा में रहता तो नॉर्मल, छोटा में रहता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल इसको अंदर कर लेता, पर ये चीज़ बड़ा है, पर ये सेल के लिए बढ़िया है, ठीक है। तब ये कैसे अंदर जाता है, फाइगोसाइटोसिस या पिलकोसाइटोसिस के मेथड से। तब क्या करती है सेल, धीरे धीरे इसको इनगल्फ करने लगती है। कैसे करती है देखिए, अब यहाँ पर था इसको, अब इसको क्या किया, यहाँ से इनगल्फ का प्रोसेस इसका शुरू हो गया, यहाँ पर आया, धीरे धीरे अपने नज़दीक ला रहा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पार्टिकल है जो जिसका हम कुछ भी पार्टिकल्स हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, कुछ भी, ठीक है। ये आपका क्या है, लाइसोसोम्स है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये कुछ पार्टिकल्स है जिसको अंदर लेना है। यहाँ पर आया धीरे, उसके बाद ये क्या करेगा, सेल इसको अंदर ले लेगा। अंदर जैसे लेता है तो जो लाइसोसोम्स है इसके बगल में चले जाते हैं, इस पार्टिकल्स के बगल में जाके वैक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं, खाली स्पेस का वहाँ कराते हैं। जैसे जाते हैं ये अंदर, ठीक है, क्या किया लाइसोसोम्स, क्या किया, उसके पास चले गया। लाइसोसोम्स जैसे जाता है फिर उसको क्या करने लगता है, डाइजेशन करने लगता है लाइसोसोम्स उसका। लाइसोसोम्स क्या करने लगता है, उसका डाइजेशन करने लगता है। जैसे डाइजेशन हो गया, अब क्या करता है लाइसोसोम्स, बोला भैया तुम मेरे शरीर का, तुमने ये तुम्हारा काम हमने कर लिया, तुम बाहर जाओ शरीर से, तो इसका एक्सक्रीशन कर देता है। सेम प्रोसेस है जैसे इंगल्फ किया था, उसी प्रोसेस से क्या करते हैं। अब यहाँ लाइसोसोम तो यहाँ चले गया, अब वही प्रोसेस से ये बाहर हो गया। ये कुछ प्रोसेस था, फैगो फैगोसाइटोसिस का, ठीक है, फैगोसाइटोसिस का ये प्रोसेस था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही आता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। इसको अभी ज़्यादा इतना ही समझो यार, ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं, टाइम कम लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं बनाना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारा, सबको पहले से ही पता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, कैसे करता है ये हमें अभी नहीं जानना है, बस हो गया। तीसरा आते हैं, तीसरा क्या है हमारा, लाइसोसोम्स को समझ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, हम पहले ही सुन रखा होगा, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स है जिससे उसका तो काम है आना नहीं, पर कई बार सोसाइटी में भी जैसे चोर घुस जाते हैं चोरी छुपे, उसी तरह कई बार फॉरेन पार्टिकल जो हमारे सेल के लिए सही नहीं है, वो क्या करते हैं, चोरी छुपे सेल्स के अंदर घुस जाते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है ना, बहुत सारे एंजाइम्स अपने साथ कैरी करता है। जैसे डब्ल्यूबीसी जो सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर जो लाइसोसोम्स होता है वो इनगल्फिंग वाला एंजाइम्स कैरी करता है, डिस्ट्रक्शन वाला एंजाइम्स कैरी करता है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रक्ट करता है। उसी तरह सेल्स में क्या होते हैं, ये भी कुछ एंजाइम्स कैरी करते हैं ताकि फॉरेन पार्टिकल्स को मार सके। जैसे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, लाइसोसोम्स क्या करता है, तुरंत जाता है उसको मारने के लिए, उसको कुछ एंजाइम्स क्या करता है, सीक्रेट करता है ताकि वो मर जाए। उसके कारण क्या होता है, हमारा सेल भी मर जाता है, उसी इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। सीक्रेट, इसका फंक्शन क्या है, सीक्रेट एंजाइम्स या कंटेन्स एंजाइम्स कर सकते हैं। कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कंटेन करता है, कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को कंटेन करता है कौन सा, हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स हो गया। लाइसोसोम्स के बाद आते हैं, लाइसोसोम्स के बाद क्या आते हैं, हम न्यूक्लियस पर आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है सब चीज़ों में, न्यूक्लियस पर आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस आपका सबसे बड़ा रहता है सेल्स में, सेल्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनल क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस एक तरह क्या है, तो ये क्या करता है, डीएनए कंटेन करता है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही हमारा क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है। जो आपके फादर मदर से जो कैरेक्टर आप में ट्रांसफ़र हुआ गया है, जैसे कि आपका हाइट अगर टॉल है, आपका हाइट अगर फेयर है, जो भी आपका कलर, आपका स्किन का कलर, आपका बाल का कलर, आपका हाइट, सारे क्या डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट्स पर। चाहे वो फादर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, जो भी हो, माँ हो। तो ये डीएनए ही है ना, जीन्स को कैरी करता है। जीन्स ही वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। डीएनए का काम क्या? जेनेटिक, यही जेनेटिक मटेरियल को कैरी करना। और ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए के साथ आरएनए भी होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या नाम है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस अभी इतना ही जानिए, इसको डिटेल में आगे देखना है, अभी इतना ज़रूरी है नहीं इन सब चीज़ों का, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, और क्या है? और क्या है? ईआर। ईआर, ईआर भाई, ईआर भाई को भी तो देखना है, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा ईआर भाई। ईआर क्या है भैया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये दो चीज़ का सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये पहले तो दो तरीका का होता है। एक होता है स्मूथ, स्मूथ ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है? क्या एक्चुअली ये काम क्या करता है यार हमारा? ये लिपिड और सेक्स सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, सिंथेसाइज करता है, सॉरी, सिंथेसाइज करता है। किसका किसका करता है? लिपिड और सेक्स हार्मोन्स का, ठीक है। लिपिड क्या है? लिपिड आपका फैटी है, फैट को लिपिड कहते हैं। क्या होता है कि कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, कहीं से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कहीं से कुछ हो गया इंजरीज के कारण, या कोई भी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा बेसिकली जो है हमारा प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन से मेनली ज़्यादा बना होता है, और लिपिड से भी कभी कभी बना होता है, कहीं कहीं बना होता है। तो प्रोटीन और लिपिड से ही बना होता है, ठीक है। तो क्या करता है, जब कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। यही लिपिड यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके इसको भर देता है, और इसको फिर से बंद कर देता है, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स क्या है? सेक्स हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, नॉर्मल हार्मोन्स के एक तरह होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल कैरेक्टर को शो कराते हैं, ठीक है। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन हो गया, ये सारे क्या है? सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। ये सेक्स हार्मोन्स हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, ये सारे जो है इसका काम होता है सिक्रीशन करना। सेक्सुअल मेनली जो होता है, सेक्स हार्मोन्स का काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करना और मेटाबॉलिज्म को कराना, मेटाबॉलिज्म में मदद करना। हार्मोन्स का जो काम होता है वही सेक्स हार्मोन्स का भी काम होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि आपका फीमेल है, मेल है। फीमेल जो होते हैं उसके बियर्ड्स वगैरह नहीं आते हैं, मेरा भी नहीं है, पर मेरा जेनेटिक कारण है। फीमेल्स वगैरह का जो होते हैं बियर्ड नहीं होते, मेल्स का बियर्ड होते हैं, उनके हेयर होते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये सब जो कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, मेल में ब्रेस्ट नहीं होते, फीमेल में ब्रेस्ट ज़्यादा इनलार्ज्ड होती है कम्पेयर टू मेल। ये जो सारा सेक्स हार्मोन्स है, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसिस करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, ठीक है। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया। इसके बाद क्या है? और क्या बचा है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो हर जगह भैया है ही। ये राइबोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करता है? आरएनए को कैरी करता है। आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है। आरएनए जो है वो हर तीन चार जगह मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में भी मौजूद होता है, राइबोसोम्स में भी मौजूद होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स में भी मौजूद होता है। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है हर जगह मौजूद होता है। ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं राइबोसोम्स का, ये भी सेल्स का हर चीज़ में मदद ही करता है, फालतू चीज़ है, उतना इसका जानने का ज़रूरत नहीं है। राइबोसोम्स का हो गया। ये सेल्स में और कुछ यहाँ दिख रहा नहीं है यार, इसको इरेज करते हैं आप। देख लो एक बार यार स्ट्रक्चर सेल्स का।
वीडियो आ रहा है पूरा, वीडियो आ रहा है। राइबोसोम्स में आरएनए रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस पर हो ही गया, न्यूक्लियस यहाँ पे लाइसोसोम्स गोल्गी एपेटस का ज़्यादा कुछ फंक्शन तो जानने की जरूरत नहीं है। साइटोप्लाज्म हो गया, ये लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या, लाइसोसोम्स या लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या करते हैं ना, वो बताए थे एंजाइम्स रहता है उन लोगों में। लाइसोसोम्स का वही काम है, एंजाइम्स रहता है उनमें, बहुत सारे एंजाइम्स को कैरी करते हैं अपने साथ में। पावर ऑफ द सेल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ क्रोमेटिड रहता है, उसको डीएनए जो रहता है ना इसी से रहता है, क्रोमेटिड के फॉर्म में रहता है, जो फर्दर क्रोमोसोम सब जिसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आप देखोगे डीएनए के अंदर रहते हैं, क्रोमेटिड है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, इंट्रोडक्शन ही था सेल्स के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें देखेंगे सेल डिवीज़न को देखेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है सेल डिवीज़न, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में। आपको बताए थे कैसे एक छोटा सा सेल जो जाइगोट है वो कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीज़न की मदद से। कहीं पर सेल जो होता है डैमेज हो जाता है, वो रिपेयर भी हमारा सेल डिवीज़न की मदद से होता है। कहीं पर अगर कट वगैरह लग गया, ठीक है, इंजरीज हो गया, खून वो, तो वहाँ भी सेल डिवीज़न की मदद से वो रिपेयर होता है। तो सारा प्रोसेस हम देखेंगे सेल डिवीज़न में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।